हेलो एवरीवन। तो आज हम चैप्टर करने वाले हैं मोशन इन अ प्ले। जैसा कि कुछ बच्चों ने बोला कमेंट में कि मैम आपने वो चैप्टर छोड़ दिया, तो इसीलिए आज मैं आपको ये चैप्टर करवाऊंगी मोशन इन अ प्ले। थोड़ा सा सब बच्चों को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, वैसे है नहीं। अगर आप एक दो बार अच्छे से पढ़ोगे तो आप इसको अच्छे से कर भी पाओगे। ठीक है, तो चलो समझते हैं चैप्टर को। देखो, सबसे पहले तो हमें देखना है थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन। स्केलर, जैसा कि सबको पता होगा, स्केलर्स कैसी क्वांटिटीज़ होती हैं हमारी, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड। ऐसी क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उनको हम स्केलर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मास, ठीक है, डिस्टेंस, स्पीड, ऐसी क्वांटिटी को। और अब बात करें अगर हम वेक्टर की, तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें, ठीक है, ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चीज़ें हैं उनको हम बोलते हैं वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाले एग्जाम्पल्स, डिस्प्लेसमेंट हो गया जैसे, या हमारे पास वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन हो गई, बहुत सारे हैं, फोर्स हो गया, टॉर्क हो गया, ठीक है, लॉट ऑफ मैनी। तो इनको हम वेक्टर कहेंगे। पर अब अगर मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाऊं इनका डिफरेंस, वो क्या है। देखो, मैंने ये एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, और अब मैंने एक दूसरी लाइन ड्रॉ की और इसके आगे लगा दिया एरो, ठीक है। अब देखो, जब मैंने ये लाइन ड्रॉ की तो क्या कोई इसमें बता सकता है कि मैंने इस लाइन को, ये लाइन लेफ़्ट से राइट में जा रही है, राइट से लेफ़्ट में? क्या इसका कुछ सिर पैर है, कोई डायरेक्शन है इसकी? क्या हम इसके ओरिजिन को बता सकते हैं? नहीं ना। पर एरो लगने के बाद हम बता सकते हैं कि ये लाइन लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रही है। एरो का मतलब क्या होता है? एरो अगर मैं इधर लगाऊंगी इसका मतलब इधर जा रही है, अगर इधर लगा दूंगी तो इधर जा रही है। एरो हमें यही तो रिप्रेजेंट करता है। तो इसके पास सिर्फ क्या है, इसकी ये लेंथ, इसका मैग्नीट्यूड, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसकी लेंथ है, और इसके पास ये मैग्नीट्यूड तो है ही, साथ में इसकी डायरेक्शन भी है। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किन क्वांटिटीज़ को हम स्केलर कहेंगे और किन क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर कहेंगे। तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड पे काम करेगा और ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे काम करेगा। अगर अब हम बात करें, हमारे पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं, उसमें से जो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेक्टर बनता है वो है हमारे पास यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे पास? यूनिट वेक्टर। और कौन कौन से वेक्टर हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो? और की भी बात करेंगे, बट उनके मैं सिर्फ आपको नाम ही लिखवाऊंगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वेक्टर बनता है दैट इज यूनिट वेक्टर। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसका यूज भी, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी, दैट इज इम्पोर्टेंट। अ वेक्टर divided by its magnitude, by its magnitude is called a unit vector। बिल्कुल सिंपल भाषा में लिखवाया है मैंने आपको। अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर।
और ज़्यादा बड़ी डेफिनेशन अगर आपको याद नहीं हो रही तो आप एज इट इज़ ये लिख देना, यू विल गेट द फुल मार्क्स। अब यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? कैप से। इसको क्या बोलते हैं हम? कैप। अगर मेरे पास कोई भी वेक्टर है, मुझे उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो मैं ऐसे लिखूंगी। क्या कहा? ए वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? इसके ऊपर एरो लगा दो, ये हमारे पास क्या है? वेक्टर। अगर मैं इस वेक्टर को इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगी तो क्या आ जाएगा उसका? यूनिट वेक्टर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा? जो वेक्टर गिवन है उसको उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास? यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज फॉर्मूला टू फाइंड आउट यूनिट वेक्टर। अब देखो, ये जो ए वेक्टर है मेरे पास, इसको हम ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को सिंपल ए से भी लिख सकते हैं। मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकती हूँ, ए वेक्टर बाय ए। ठीक है, बहुत जगह पर आपको लिखा मिलेगा। जब हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो वो एक स्केलर क्वांटिटी बन जाती है, तो उसको हम सिंपल ए से लिख सकते हैं। अब हमें देखना है कि हम इसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते कैसे हैं। अब देखो, अगर मेरे पास ए वेक्टर है, मैंने आपको ले लिया ए वेक्टर जनरल फॉर्म में, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। अगर अब मुझे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसको मैं क्या लिखूंगी? सिंपल ए से लिखूंगी। तो वो कैसे निकलेगा? ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर अंडर द रूट। मतलब जो भी हमारे कंपोनेंट हैं, अगर मैं अब आपको कोई दूसरा एग्जांपल लेकर के समझाऊं तो वो क्या हो गया? अगर मेरे पास ए वेक्टर है 2i प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और अब अगर मुझे इस का मैग्नीट्यूड निकालना आ जाए तो मैं क्या करूँगी? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर द रूट। 4 प्लस 9 प्लस 16 तो रूट 29। तो बताओ, रूट 29 इज अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी? इट्स अ स्केलर ना। तो अगर ये स्केलर है इसीलिए तो मैंने इसको क्या लिखा? सिंपल ए से लिख दिया। ठीक है, तो ये आपको सीखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और भी बहुत सारे टाइप्स के वेक्टर हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका यही वेक्टर था। और दूसरे टाइप के वेक्टर अगर मैं आपको बात करूं, हमारे पास क्या है? इक्वल वेक्टर्स और नेगेटिव वेक्टर्स। जस्ट आपको इनकी डेफिनेशन पढ़ लेनी है, नॉट मच मोर। इक्वल वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स, कोई इनिशियल वेक्टर्स, है ना। तो ये कुछ टाइप के हमारे पास और भी वेक्टर्स हैं। कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है, ये आपके पास 4 टाइप्स के और वेक्टर्स हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन पढ़ लेना, नॉट मच। अब हमारे पास एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके अंदर हम 2-3 लॉ पढ़ते हैं, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चाहे आप एक लॉ कर लो, चाहे आप सारे लॉ कर लो, बात एक ही है। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में अगर मैं बात करूं ट्रायंगल की, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
तो हमें देखो क्या करना, ट्रायंगल ला का मतलब क्या है, क्या बननी चाहिए, एक ट्रायंगल बननी चाहिए। तो सबसे मेन चीज़ हमें सीखना क्या है कि हम वेक्टर्स को कैसे जोड़ेंगे। देखो वेक्टर की दो चीज़ होती हैं, एक मान लो मेरे पास ये 2 वेक्टर्स दे दिए, ये p वेक्टर दे दिया और ये दे दिया q वेक्टर, और बोल दिया कि मेक अ ट्रायंगल। कैसे बनाएंगे ट्रायंगल, हमें ये डायरेक्शन दे रखी है, हमें जोड़ना अपने अकॉर्डिंग है। कैसे जोड़ना है वेक्टर्स को, वेक्टर की दो चीजें हैं, एक टेल और एक हेड। ये मेरे वेक्टर का हेड है, ये मेरे वेक्टर की टेल है। क्लियर? तो दो चीजें हैं, टेल और हेड। ये मेरा सेकंड वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर की टेल, ये सेकंड वेक्टर का हेड। अब पहले वाले के हेड से सेकंड की टेल जोड़नी है और डायरेक्शन को चेंज नहीं करना। तो मैंने बिल्कुल पहले वाला वेक्टर बनाया सेम एज इट इज p वेक्टर। मुझे q वेक्टर की डायरेक्शन को सेम रखना है, मतलब ऐसे है टेढ़ा है तो ऐसे टेढ़ा ही लगाना है, बिल्कुल ऐसे सीधा नहीं करना उसको। पर जोड़ना कैसे है, इसके हेड के साथ इसकी टेल को जोड़ देना है, ये जोड़ दिया q वेक्टर। अब तीसरा जो वेक्टर आएगा वो होगा मेरा रिजल्टेंट वेक्टर, एंड जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, रिजल्टेंट वेक्टर इज अ क्लोजिंग साइड। क्या होगी कि कोई भी चीज हम बनाएंगे उसकी क्या होगी, वो क्लोजिंग साइड होगी, उस शेप को वो क्लोज करेगा। तो अब तो ये ओपन है, अब क्लोज करना है। कैसे करना है, शुरुआत कहाँ से की थी, यहाँ से की थी ना शुरुआत, इस पॉइंट से p वेक्टर यहाँ से शुरू हुआ था और q यहाँ पर ख़त्म हुआ। तो जहाँ से शुरू किया और जहाँ पर हमने ख़त्म किया उसको जोड़ दो। तो ये मेरा जो होगा वो होगा मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। तो जो मेरे पास r वेक्टर होगा दैट इज p वेक्टर प्लस q वेक्टर। दिस इज माय रिजल्टेंट ऑफ द ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन। तो ये है मेरा ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन। ऐसे ही करके आप कितने भी लॉ को सेटिस्फाई कर सकते हो, पैरेललोग्राम लॉ को, पॉलीगन लॉ को, और सब में ट्रायंगल लॉ ही यूज होगा। इसीलिए मैं सिर्फ आपको एक ही लॉ पढ़ाऊंगी। देखो पढ़ाने को तो बहुत कुछ है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बट मुझे यहाँ पर तुम्हें सिर्फ समझाना है कि आधे पौने घंटे में आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कि आप और भी चीज़ों को समझ सको। तो ट्रायंगल लॉ को अप्लाई करके ही पैरेललोग्राम लॉ निकलेगा और उसी को अप्लाई करके पॉलीगन लॉ निकलेगा। ठीक है, आगे हम अभी जैसे हमारे जो ट्रायंगल लॉ हैं और इनका एक बार रिजल्ट जरूर पढ़ लेना। जो एनालिटिकल मेथड है हमारा, एनालिटिकल मेथड से जो रिजल्ट आता है वो जरूर पढ़ लेना। ठीक है, एनालिटिकल मेथड जो हमने किया है इनको निकालने के लिए, क्योंकि एनालिटिकल मेथड चाहे कम पूछा जाए आपसे, बट उसका जो रिजल्ट है वो आप उसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल जरूर आ सकते हैं। तो रिजल्ट कैसे निकलता है, रिजल्टेंट दो वेक्टर दे रखे हैं, तो p स्क्वेयर प्लस q स्क्वेयर प्लस 2pq कॉस थीटा, ये मेरे रिजल्टेंट का फॉर्मूला होगा। अगर डायरेक्शन निकालनी है टेंजेंट बीटा, तो q साइन थीटा बाई p प्लस q कॉस थीटा। ठीक है, ये डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला, डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर। तो ये आप जरूर याद कर लें। तो अगर आप डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं तो आपको फॉर्मूले बिल्कुल लर्न होने चाहिए, इनके बेस पे आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आगे हम करने वाले हैं इम्पोर्टेंट वन,
अब हम करेंगे डॉट प्रोडक्ट। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे देखो। डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका, अगर मुझे एक वेक्टर दे दिया ए वेक्टर 2i प्लस 3j माइनस के, और बी वेक्टर मुझे दे दिया i माइनस जे प्लस 5k, ये दे दिया, और हमसे पूछ लिया a डॉट बी। ए डॉट बी फाइंड आउट करना है। देखो, डॉट प्रोडक्ट निकालते टाइम कुछ चीज़ें हमारे माइंड में होनी चाहिए। कैसे करते हैं ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू 1, और सारे क्या होंगे 0। आई डॉट जे हो गया, आई डॉट के मतलब, और सारे जितने भी होंगे अलग अलग वो होंगे 0 के इक्वल। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। कैसे आते हैं कैसे नहीं वो आपने सीख लिया होगा अब तक, ठीक है। तो ये जब भी डॉट प्रोडक्ट करें, ये इन दो चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। सेम यूनिट वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 1 होगी, डिफरेंट की डॉट प्रोडक्ट 0 होगी। तो बस हमें उसी के ऊपर वर्क करना है। देखो, इसका मतलब जब अगर मैं देखो सिंपल मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, पहले तो 2 की इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर 3 की तीनों के साथ करो, फिर इसकी तीनों के साथ करो। अब मैं 2 की इन तीनों में से करूँगी, जब मैं आई की आई के साथ करूँगी तो 1 हो जाएगा, आई की जे के साथ करूँगी 0, आई की के साथ करूँगी तो भी 0। तो मुझे करना ही नहीं, तो मुझे क्या करना है, इन दोनों की फिर इनकी और बस फिर इनकी, इन तीन आपस में इनकी मल्टीप्लाई करो और लिख दो। वेरी सिंपल। तो यहाँ पर हमारे पास 2, यहाँ पर क्या है 1 है, तो 2 इंटू 1 2, और आई डॉट आई 1, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो मल्टीप्लिकेशन में साइन माइनस का। 3 यहाँ पर भी क्या है 1, तो 3 की 1 के साथ 3, जे की जे के साथ 1, यहाँ भी प्लस यहाँ माइनस, तो साइन माइनस का। यहाँ पर 1, यहाँ पर 5, तो 5 और 1 की 5, और के और के की 1, तो -5। तो अब देखो 2 माइनस 8, तो क्या आ गया हमारे पास -6। अब आप देखोगे कि हम जो डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे उसका जो ये रिजल्ट है ये आया -6, और -6 कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है, स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ऐसे करते हैं हम डॉट प्रोडक्ट, हमें डॉट प्रोडक्ट निकालनी आनी चाहिए। होप कि दिस विल बी क्लियर टू यू। अब एक बात और सीखने की है डॉट प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होती है। डॉट प्रोडक्ट निकाल तो ली हमने, डॉट प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला है क्या, ए डॉट बी इज इक्वल टू, ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। दिस इज अवर डॉट प्रोडक्ट। The dot product of two vectors is the product of their magnitude with cos of angle between them. तो डॉट प्रोडक्ट किसको रिप्रेजेंट करती है, cos थीटा को। ये याद करने की बात है, और हम सीधा क्या याद कर लेते हैं, a डॉट बी वैक्टर इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। वो भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैंने अभी आपको सिखाया जब भी मैं a वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लूँगी तो उसको सिंपल ए से लिख सकते हैं, और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को सिंपल बी से लिख सकते हैं, और कॉस थीटा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारे पास हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे आपसे न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं। अभी मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवाऊंगी, देखो कैसे। कई बार क्या आ जाता है, दो वेक्टर दे देंगे आपको और एंगल पूछ लेंगे, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। तो देखो यहाँ से एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है,
कॉस थीटा इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय ए बी। तो ये मेरे पास किस चीज़ का फॉर्मूला है, नोट डाउन कर लें सभी बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही रिजल्ट यूज होते हैं हमारे एग्जाम्स में, ऐसा नहीं है कि तुमसे डायरेक्ट बस दो दे देंगे वेक्टर डॉट प्रोडक्ट निकालने पूछ लेंगे, नहीं। आप डॉट प्रोडक्ट निकाल के उसका हो सकता है उसके बीच का एंगल पूछ लिया जाए आपसे, ठीक है। तो आपको एंगल निकालना आना चाहिए। सिर्फ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बाय ए बी। अभी देख मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवाती हूँ। फाइंड द एंगल between the vectors a vector is equal to I cap minus 2j cap minus 5k cap and b vector is equal to 2I plus j cap minus 4k cap। ठीक है, बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल, दोनों के बीच का एंगल निकालना है। अभी मैंने आपको बताया एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो कॉस थीटा निकालने का क्या फॉर्मूला है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय ए बी, यही है ना। तो देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अभी मैंने क्या सिखाया आपको, इनकी प्रोडक्ट, तो आई की आई के साथ, तो यहाँ पर क्या है 1 इंटू 2, तो 2 माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर 2 यहाँ पर 1, तो 2 और जे डॉट जे 1, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 5 इंटू 4 20 और के डॉट के 1। तो अगर मैं ए डॉट बी की वैल्यू निकालूं, ये मैं क्या निकाल रही हूँ ए डॉट बी की वैल्यू, तो ए डॉट बी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 2 से तो 2 कट जाएगा, तो ए डॉट बी की वैल्यू मेरे पास आ गई 20 यहाँ से, ठीक है। तो ए डॉट बी की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई है। अब हमें क्या निकालना है, ए बी। एक्चुअल में ए क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसी को मैंने क्या लिखा, ए लिखा। और अभी मैंने आपको लास्ट पेज पे करवाया था, जब यूनिट वेक्टर निकलवाया तभी मैंने आपको करवाया था कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, बताओ कैसे निकालेंगे किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, उनके कंपोनेंट्स का स्क्वायर करो और ऐड कर दो, तो 1 प्लस 4 प्लस 25, तो क्या आ जाएगा 30, रूट 30। ऐसे ही बी वेक्टर का निकालो, इसके कंपोनेंट 2, 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है 1, 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है माइनस 4 का स्क्वायर, कर दो, तो 4 प्लस 1 प्लस 16, तो क्या आ गया रूट 21। अभी रख दो कॉस थीटा की जगह, कॉस थीटा ऊपर क्या है 20 और नीचे क्या है हमारे पास रूट 30 एंड रूट 21, बस छोड़ दो, तो थीटा क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स 20 बाई रूट 30 बाई रूट 21, इतना आप लिख के छोड़ सकते हो। क्लियर, तो यहाँ से आप थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो ये रिजल्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से कर लेने चाहिए कि कहाँ से क्या निकालना हमारे पास आ सकता है, ठीक है। अब हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। देखो
वैसे मैथ्स में देखें तो इन दोनों चीज़ों का मतलब सेम ही होता है, डॉट लगाया क्रॉस प्रोडक्ट ही करनी होती है, ठीक है। बट फिजिक्स में दोनों अलग है, डॉट का मतलब अलग है, क्रॉस का मतलब अलग है। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या है हमारे पास, ए बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी किसके इक्वल होती है, ए बी साइन थीटा। जो क्रॉस है ना वो साइन थीटा को रिप्रेजेंट करती है। ए बी तो सेम है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जब डॉट लगाओगे तो कॉस थीटा आएगा, क्रॉस लगाओगे तो साइन थीटा आएगा, ठीक है। तो ये आपको समझना है यहाँ से कि डॉट कॉस को रिप्रेजेंट करेगी, क्रॉस साइन को रिप्रेजेंट करेगी, और दोनों ही कंसेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये भी मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो जैसे मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट में 2-4 बातें समझाई थी कि सेम की डॉट प्रोडक्ट 1 होती है और डिफरेंस की 0 हो जाती है, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन देयर यूनिट वेक्टर्स। एक सर्कल लगाते हैं और उस सर्कल में आई जे के लिख लेते हैं किसी भी डायरेक्शन में, आई पर सबकी डायरेक्शन सेम हो, जे के, ठीक है। अब करो, अभी मैंने लिखा आई की मैंने जे के साथ मल्टीप्लाई की, आई क्रॉस जे किया मैंने। तो बताओ मैंने जब आई क्रॉस जे किया तो जिस डायरेक्शन में मैंने ये एरो लगाए हैं मैं उसी डायरेक्शन में चली या अपोजिट चली। देखो ऐसे आई के बाद मैं जे पे आई, आई क्रॉस जे, तो मेरी डायरेक्शन सेम है, एरो के अकॉर्डिंग है या अपोजिट है, सेम है ना। अगर डायरेक्शन सेम है तो देखो 2 की क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे के इक्वल होगी, 2 की क्रॉस प्रोडक्ट जो तीसरा बच गया उसके इक्वल होगी, के। तो अगर मेरे प्रोडक्ट का तरीका मतलब तरीका क्या, डायरेक्शन अगर सेम है तो तीसरे वाले के आगे आएगा पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव तो हम नहीं लगाते। अब जैसे ही मैं आपको समझाऊं, अब मैंने किया आई क्रॉस के, अब मैंने आई क्रॉस के किया ऐसे, तो आई को के से मल्टीप्लाई किया, तो अब बताओ मैं किस डायरेक्शन में गई, सेम में या अपोजिट में। देखो मेरे एरो तो ऐसे जा रहे थे, ऐसे आई जे के, देखो एरो की डायरेक्शन ऐसे है, और अब मैं अपोजिट में आई। देखो इस एरो की और इस एरो की डायरेक्शन अपोजिट है ना, और इसमें देखो इस एरो की इसकी सबकी डायरेक्शन क्या है, सेम। अगर मैं अपोजिट में आऊँगी तो 2 की क्रॉस प्रोडक्ट होगी तो तीसरे के इक्वल, बट अगर मैं अपोजिट चलूँगी तो कैसा साइन होगा, माइनस का, ठीक है। ऐसे ही हम किसी की भी निकाल सकते हैं, क्लियर। तो 2 की क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे के इक्वल होती है, और जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करें वो तीसरे के इक्वल आएगी अगर डायरेक्शन सेम है तो पॉजिटिव आएगा, और डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो उसके आगे नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट था समझना। अगर अब मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट करके दिखाऊं, बट हम यहाँ पर समझाने के लिए ये था, ऐसे करते हैं। अब हम यूज करेंगे अपना मैट्रिक्स मेथड। अगर मान लो मेरे पास 2 चीज़ें हैं, 2 वेक्टर हैं, एक वेक्टर है क्या ले, चलो कुछ भी ले लेते हैं हम, चलो कोई भी ले लेते हैं, 2i माइनस जे प्लस 5k, और बी वेक्टर हमने ले लिया i माइनस 3j और माइनस 7k, मान लो ये ले लिए। कर तो हम ये सब यूज करके भी, सिंपल प्रोडक्ट का यूज करके भी कर सकते हैं, बट इट्स दैट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट, तो हम मैट्रिक्स मेथड यूज कर, डिटर्मिनेंट मेथड। ऐसे लाइंस लगाई और हमने लिखा i j k, ठीक है। अब तीनों के कंपोनेंट लिख दो, यहाँ पर आएगा कंपोनेंट 2, यहाँ पर j का कंपोनेंट -1, k का +5, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर i का कंपोनेंट 1, यहाँ पर -3, यहाँ पर -7।
तो सबसे पहला काम हमारा ये है, हमें ऐसे लिख लेना है। अब ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा? सबसे पहले क्या लिखा है? आई, तो मैंने लिख दिया आई। अब मुझे ध्यान से समझना, इस जो मैंने आई लिखा उस रो को छोड़ दो, उस आई के नीचे वाले कॉलम को छोड़ दो। इनको छोड़ के अब मेरे पास कितने अक्षर बचे हैं? 4। उनकी क्रॉस प्रोडक्ट करो, ऐसे और माइनस में ऐसे। पहले किसके साथ कैसे की? पहले ऐसे, तो 1 की और -1 और -7, 7 हो गए मेरे पास, माइनस माइनस कट के प्लस आ गया। अब माइनस और इन दोनों की, तो देखो क्या आएगा यहाँ पे, 7 -5 इंटू -3 -15। ठीक है, ये आई का हो गया। अब जब जे की कैलकुलेशन करोगे तो आगे -j लगा लेना है। इतना याद रखना है, अब समझने का टाइम नहीं है कि कैसे आया, अब बस आपको याद रखना है कि आई जे की करोगे तो आगे क्या आएगा? माइनस। अब हमें ये रो तो छोड़नी ही है, अब हमें ये वाला कॉलम छोड़ देना है, ये वाला, इनको छोड़ देना है। अब मेरे पास बचे 2 एंड -7 -14 और -5 और प्लस के। अब ये छोड़ देना है मुझे, तो 2 इंटू -3 2 इंटू -3 -6 और माइनस माइनस 1 तो +1, तो ये 7 + 15 बन जाएगा, तो 22i -19 और माइनस प्लस 19j और -6 और +1 -5k। तो ये मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब आप देखोगे तो जो मेरे पास डॉट प्रोडक्ट जब हमने की तो मेरा रिजल्ट कैसा आया था? एक स्केलर क्वांटिटी आया था ना, और यहाँ पर मेरा रिजल्ट कैसा आया है? ये क्या है? एक वेक्टर है ना। तो जब हम दो की क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आता है। तो इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहेंगे इस क्रॉस प्रोडक्ट को? वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, क्रॉस को वेक्टर प्रोडक्ट हम कहते हैं। अब ऐसे ही हमसे कोई दो दे करके पूछ लिया जा सकता है कि फाइंड आउट द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन देम, या क्या करते हैं, दो वेक्टर दे दिए, ए वेक्टर कोई भी कुछ भी दे दिया, बी वेक्टर दे दिया, और ये बोल देंगे कि दीज टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया, और एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? ए क्रॉस बी। दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करो और 1/2 कर दो। ठीक है, तो ये भी इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, इस बात का ध्यान रखें। और क्या पूछा जा सकता है? साइन। अगर देखो, अगर हमारे पास दो वेक्टर दे रखे हैं और हमें प्रूव करना है कि ये दो वेक्टर पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं, तो कैसे प्रूव करेंगे? जैसे मान लो यही टू वेक्टर दे दिए हमें और ये बोल दिया ये दिखाओ कि दीज वेक्टर्स आर पैरेलल और परपेंडिकुलर। देखो, अगर हमें पैरेलल दिखाने होंगे, पैरेलल के बीच में एंगल कितना होता है? दो पैरेलल वेक्टर में एंगल कितना होता है? 0 डिग्री का। और साइन 0 क्या होता है? 0 होता है, नहीं होता है साइन 0 0। तो इसीलिए जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो ए क्रॉस बी कितने के इक्वल आ जाएगा? 0, क्योंकि ए बी साइन थीटा 0 हो गया, तो ए बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। अगर दो की क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ जाए, इसका मतलब दो वेक्टर कैसे हैं? पैरेलल। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? थीटा कितना है? 90 डिग्री। और cos 90 कितना होता है? 0। cos 0 और cos 90 0। इसीलिए दो की डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी? 0।
अगर दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर दिखाना है तो डॉट प्रोडक्ट को जीरो के इक्वल दिखाना पड़ेगा हमें। अगर दो प्रोडक्ट को पैरेलल दिखाना है तो दो की क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगी, जीरो आएगी। इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना है। अब जो टॉपिक हमें परेशान करता है वो सिर्फ है प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन में दो चीज़ें आपको समझनी है। ये 2 डायमेंशनल मोशन, अब तक जो भी हमने पढ़े हैं वो सारे 1 डायमेंशनल मोशन थे। तो अब जो हम पढ़ेंगे वो 2 डायमेंशनल मोशन है। मतलब इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है हॉरिजॉन्टल में भी और वर्टिकल में भी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरह का होता है। अगर जैसे हम खिड़की से बाहर कुछ फेंक दें, इस तरह के मोशन को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और अगर हम अर्थ पर ही खड़े होकर किसी एंगल के ऊपर किसी चीज़ को खड़े फेंकते हैं तो इसको हम वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो ये मेरा है हॉरिजॉन्टल, कि किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकना, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये है मेरा वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, वैसे तो अगर जब मैं हाफ ईयरली एग्जाम तक की बात करूं तो जो ये टॉपिक्स हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 5 मार्क्स में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सब बनता ही बनता है। पर जब अगर फुल सिलेबस की बात करूं तो हो सकता है कि आप यहाँ से क्वेश्चंस आपको मिल भी जाए और नहीं भी, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं, आगे वाले चैप्टर्स में से कवर हो जाते हैं। आपका जैसे बर्नौली थ्योरम हो गया, आपके हीट वाले में से हो गए, आपका ऑसिलेशंस में से हो गया, तो वहाँ से भी आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। तो इसका डेरिवेशन आप अगर आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर आपसे नहीं होता है तो आप ना करें, बट आप इसके फॉर्मूले पे ज़रूर ध्यान दें। फॉर्मूले से क्या है कि बहुत बार हमारे क्वेश्चंस हैं जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी पुटअप हो जाते हैं, तो वो आपको फॉर्मूले आपको ज़रूर कर लेने हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के। तो अगर मैं बात करती हूँ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो यहाँ पर एक ही आपके पास इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है टाइम का। टाइम कैसे निकालते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में, 2h/g अंडर द रूट। ठीक है, तो ये आपके टाइम का फॉर्मूला है। अगर मैं बात करूँ आपकी वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो यहाँ पर आपके कई सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेने हैं। आपको हेल्प मिलेगी इसमें MCQ करने में भी। 2u sin थीटा बाई जी। अगर हम हॉरिजॉन्टल रेंज निकालेंगे तो u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई जी बाई 2g। और अगर हॉरिजॉन्टल रेंज निकालेंगे, ये हमने टाइम निकाला, ये हमने मैक्सिमम हाइट निकाली, अब हम हॉरिजॉन्टल रेंज निकालेंगे तो ये हो जाएगा u स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी। और जो ये हॉरिजॉन्टल रेंज है वो मैक्सिमम होगी, r मैक्सिमम होती है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के लिए। MCQ के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, पूछा जा सकता है आपसे कि हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कितने एंगल पर होती है, वो होगी आपकी हॉरिजॉन्टल थीटा 45 डिग्री पर। और r मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या बन जाए कि जब साइन थीटा अगर 45 है तो 2 थीटा तो 90 डिग्री होगा, साइन 91 हो जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा u स्क्वेयर बाई जी। ठीक है, एक क्वेश्चन और यहाँ से अराइज हो जाता है कि फाइंड द एंगल्स at which horizontal
रेंज रिमेन सेम, कि जिस पे हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होती है। तो वो एंगल्स हैं हमारे, याद रखना है आपको, सॉरी, एक थीटा और एक 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये कोमा मैंने लगा दिया, थीटा और 90 माइनस थीटा। मतलब अगर 30 डिग्री, अगर आपसे पूछा जाए अगर जो वैल्यू 30 डिग्री पे है हॉरिजॉन्टल रेंज की, वो किस दूसरे एंगल पर होगी, 60 डिग्री पे। जो 40 डिग्री पे है वो 50 डिग्री पे, जो आपकी 70 डिग्री पे है वो 20 डिग्री पे। समझ में आई बात। तो थीटा और 90 माइनस थीटा, ये दो ऐसे एंगल हैं जिन पर हॉरिजॉन्टल रेंज क्या रहती है, सेम रहती है। क्लियर है। होप कि आपने सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज किया होगा। और छोटे छोटे टॉपिक्स तो बहुत हैं इसमें, बट मुझे ये ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगे कि जो मैं आपको करवाऊँ। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको रिवाइज करवा दी हैं बेटा यहाँ पे। और जो मैंने आपको करवाया है अगर आप उतना भी कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई क्वेश्चन रह जाए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। कोई रहेगा तो एक आधा मार्क्स का अगर कहीं और से आ गया तो बात अलग है, बट मुझे नहीं लगता कि आपको इससे बाहर कुछ मिलेगा। तो इतना आप अपने पेपर में जाने से पहले ज़रूर लर्न करके जाएं, अच्छी से तैयारी करके जाएं अपनी। तो इस चैप्टर के लिए बच्चों ने डिमांड की थी तो ये मैंने आपको करवा दिया है। अगर कुछ और आप समझना चाहते तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।